नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोगों का इस लोक प्रशासन की क्लास में। हम लोगों ने यूनिट 1 प्रारंभ किया था और उसमें हम लोगों ने इसकी मूल अवधारणा, जिस यूनिट का नाम है, उस यूनिट पर चर्चा की थी, इसके अर्थ को देखा था। तो देखिए, पहले आप लोग को बता दूं कि हम लोगों ने क्या कर लिया था, उसके आगे का आज हम लोग काम करेंगे। जैसा आप लोग का फीडबैक होगा, मैं नोट्स को प्रिंट आउट भी कन्वर्ट करा के प्रिंटिंग में ऑप्शन उपलब्ध करा दूंगा आप लोग को। सब्जेक्ट रिलेटेड कोई आप लोग को डाउट हो, कुछ हो, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए। पब्लिक एड में कुछ समझ में ना आ रहा हो, कुछ पूछना हो, इस नंबर पर संपर्क कीजिए। एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस क्या होगा, कैसे एडमिशन लेना है, क्या फीस वगैरह है, इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए उसके लिए। बाकी आपको सब्जेक्ट से कोई दिक्कत हो रही, पढ़ने में, समझने में कहीं समस्या कुछ है, तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने हम लोग की पहली क्लास थी, उसमें हम लोगों ने मूल अवधारणा जो था उसका अर्थ देख लिया था। वीडियो मैंने उपलब्ध करा दी है। उसके बाद की वीडियो आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि क्षेत्र में भी थोड़ा सा पढ़ा दिया था मैंने, लेकिन आज हम लोग पर्टिकुलरली जो देखेंगे वो टॉपिक क्षेत्र का देखेंगे। इस यूनिट में काफ़ी चीज़ें हैं, जिसका मैंने आप लोगों को पहले जो शुरुआत की एकदम पहली वीडियो उपलब्ध कराई थी, जिसमें हमने हर यूनिट के सिलेबस को देख लिया था। तो अर्थ देख लिया है, अब हम लोग क्षेत्र पे बात करेंगे। क्षेत्र का यहाँ मतलब क्या है, पहले उसको समझा के तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले क्षेत्र टॉपिक खोल लेता हूँ, आप लोगों को समझा दूँ क्षेत्र का मतलब क्या है यहाँ पर। देखिए, क्षेत्र का मतलब होता है कि लोक प्रशासन किस किस क्षेत्र में विस्तृत है, या इसका विस्तार कहां कहां पर है। अल्टीमेटली अगर कहा जाए सामान्य शब्द में, तो लोक प्रशासन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, इसी को लेकर इसके क्षेत्र पर एक सवाल आता है। सवाल कैसे बनता है, आप लोग पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि लोक प्रशासन के परिभाषित करते हुए इसके क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। या सीधा क्वेश्चन 10 नंबर में भी आ जाता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्रों पर टिप्पणी कीजिए, प्रकाश डालिए, या संक्षेप में एक लेख लिखिए। इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है उसको कई पार्ट में बांटा गया है। कुल मिला के इसके उपागम तो दो हैं, जिसका नाम है आपका पोर्टस्कोर उपागम, और दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण या विषय वस्तु उपागम। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इसको कई पार्ट में बांट के हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ताकि आप लोग के पास कंटेंट ऐसा हो जिससे आप आंसर में उसको मेंशन कर सके। तो हम लोगों ने इसको कई पार्ट में बांटा हुआ है। पोस्टकोर दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। इन सभी दृष्टिकोणों के माध्यम से कि कौन सा दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र को कहां तक मानता है, उस आधार पर एक एक करके हम लोग देखेंगे। वैसे मैंने पोस्टस्कोर वाला बता दिया है, लेकिन क्योंकि एक अलग टॉपिक था, बीच में रोक दिया था, तो इसका पूरा क्षेत्र की क्लास आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पोस्ट कोर दृष्टिकोण, ये क्या है, इसका मतलब क्या है पोस्ट कोर का, समझेंगे इस चीज को। बेसिकली जो पोस्ट कोर है, ये बना है अपने एक जो इसकी पूरा कंप्लीट है उसके पहले शब्दों से, POSDCORB। अभी एक एक करके समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जहां पर कोई डाउट होगा, कुछ समस्या होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, फोन नंबर में भी पूछ सकते हैं। इसके साथ जब यूनिट पूरी हो जाएगी तो हम लोग एक लाइव क्लास लेंगे, इसमें सभी बच्चे उपलब्ध होंगे। लाइव सेशन में, यूट्यूब के लाइव सेशन में हम लोग बात करेंगे, जो भी आपके समस्या होंगे समाधान करेंगे। साथ साथ जब पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी तो इस यूनिट का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग जब जब जुड़ते जाएंगे, आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्वाइन कराता जाऊंगा मैं, वहां पर आप लोग को नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। और इसमें हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी करेंगे प्रीलिम्स के बाद। तो आप लोग जुड़े रहिए, और 2 नंबर दिए हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके एडमिशन के लिए आप प्रोसेस पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोस्ट कोर दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित इस उपागम की वकालत या इसके जो समर्थक हैं कौन है, लुथर गुलिक। लुथर गुलिक विद्वान हैं लोक प्रशासन के, इन्होंने कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, कई परिभाषाएं दी हैं, और इनका ही दृष्टिकोण जो पोस्ट कोर दृष्टिकोण है, उसके मुख्य कर्ता धर्ता या कह सकते हैं मुख्य जो स्थापत करता है कौन है, लुथर गुलिक। वे मानते थे कि प्रशासन 7 तत्वों, 7 एलिमेंट्स से बना है। उन्होंने इन तत्वों को इस प्रथमाक्षरी नाम, जैसे कि मैंने कहा कि पहले अक्षर जो उनका था उसको लेके एक शब्द गढ़ा, जिसका नाम क्या दिया उन्होंने, पोस्ट कोर, जिसका प्रत्येक वर्ण प्रशासन के एक तत्व को निर्देशित करता है या दर्शाता है। लुथर गुलिक ने इन 7 तत्वों को मुख्य कार्यपालिका के कार्य के रूप में व्याख्या की है। देखिए एक एक शब्द का है, आप समझते जाइएगा।
पी से इन्होंने कहा प्लानिंग। प्लानिंग मतलब योजना हिंदी में। प्लानिंग का अर्थ है कि व्यापक ढांचे में आवश्यक कामों को करने और उपक्रमों को तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक पद्धति तैयार करना। मतलब पी से उन्होंने बताया प्लानिंग, जब भी कोई कार्यपालिका कार्य करती है तो क्या करती है, एक योजना बनाती है किसी कार्य को करने के लिए, उसके लिए एक ढांचा का विकास करेगी और किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है वो उसकी प्लानिंग का हिस्सा होता है। पर्टिकुलर अगर विभाग की बात करें हम तो पी से इन्होंने प्लानिंग लिया। ओ से लिया ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठित करना। संगठित करने में क्या रखा इन्होंने, प्राधिकारी या प्राधिकार के औपचारिक ढांचे की स्थापना करना जिसके द्वारा कार्य उपविभाजनों में को तय लक्ष्यों के लिए व्यवस्थित, परिभाषित और समन्वित किया जा सके। मतलब संगठन करना या संगठित करने का अर्थ यहां पर ही हुआ कि किसी भी योजना परियोजना जो आपने बनाई है उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास एक जो है स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ नहीं कह सकते, एक संगठन होना चाहिए। संगठन में बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब कि उपकरण भी होते हैं, संगठन में लोग भी होते हैं, संगठन में एक कार्यशैली या पद्धति भी होती है। तो संगठित करना इन्होंने दूसरा अपना तत्व रखा। तीसरी बात की इन्होंने स्टाफिंग की, कर्मचारियों को रखना। मतलब बिल्कुल सारी सी बात है, जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठन होगा तो आपको क्या होगा, एक नियमित भर्ती प्रक्रिया, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, उनकी बेहतर स्थिति बनाए रखने के लिए आपको स्टाफिंग करनी पड़ेगी, यानी कर्मचारियों का रख रखाव करना पड़ेगा। तो उस शब्द से स्टाफिंग से इन्होंने क्या ले लिया, यस। फिर अगली शब्दावली इन्होंने ली डी से। डी से मतलब होता है डायरेक्शन, मतलब कि निर्देशित करना या निर्देशन करना। इसमें कहा कि जब भी प्रशासन या शासन या कोई भी विभाग कार्य करता है तो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए और किसी भी डिसीजन को फुलफिल करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, किसी भी डिसीजन को प्राप्त करने के लिए हमें डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है। और डायरेक्शन जो कौन देता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब पर्टिकुलर उपक्रम या विभाग का जो नेता होगा या मुखिया होगा वो डायरेक्शन देगा। तो डायरेक्शन को इन्होंने अपने 7 तत्वों में से एक तत्व को स्थान दिया है। 2 शब्दों से मिला के इन्होंने सीओ बनाया जिसका मतलब था कोऑर्डिनेटिंग या तालमेल करना। कहने का अर्थ है कि जब कोई भी संगठन कार्य करेगा, किसी प्लानिंग को या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा तो वहां तालमेल होने बहुत आवश्यक है। इसीलिए इन्होंने कोऑर्डिनेटिंग के सीओ को अपने 7 तत्वों में लूथर गुलिक ने शामिल किया। अगला हो गया रिपोर्टिंग यानी सूचना देना। मतलब जब आप किसी संगठन में हो तो कार्यपालिका विधायिका को या निचला कर्मचारी उच्च कर्मचारी के प्रति और उसके ऊपर कर्मचारी अपने ऊपर कर्मचारी के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है, उसकी सूचना भेजता है, रिकॉर्ड होते हैं, उसमें बहुत सारे लिखित कागज होते हैं, दस्तावेज होते हैं। तो ये सब कामों को इन्होंने रिपोर्टिंग के अंतर्गत संग्रहित किया, उसको एक शब्द के रूप में पोर्टस्कोर के संदर्भ में ले लिया। इसको समझिए तो मैं बताता हूं। फिर क्या है बी। बी से इन्होंने रखा बजटिंग। किसी भी क्या कहते हैं संगठन का अगर कोई लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है तो जाहिर सी बात है बजट की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बजट को भी इन्होंने महत्व देते हुए अपने पोस्ट कोर की संकल्पना में शामिल किया। कहने का अर्थ है जो लूथर गुलिक ने कहा कि जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है, ये सारा जितना भी आपने देखा, ये सारा क्षेत्र उनके हिसाब से लोक प्रशासन इन सारी समस्त क्षेत्रों में लोक प्रशासन काम करता है या लोक प्रशासन विस्तृत है। तो पोस्ट कोर के माध्यम से लूथर गुलिक ने क्या बताना चाहा आपको कि इतना सब कुछ है जहां पर लोक प्रशासन फैला हुआ है या कार्य करता है। तो पोस्ट कोर लूथर गुलिक की संकल्पना थी और एक क्षेत्र आपने देखा पोस्ट कोर जो कि बताता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र कितना व्यापक है और कितनी जगहों पे काम करता है। इसके साथ अगला जो दृष्टिकोण है उसका नाम है आपका व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के विचारक यह मानते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र के अंतर्गत तीनों अंग, कौन कौन से तीनों अंग, व्यवस्थापिका यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो इसके समर्थक हैं व्यापक दृष्टिकोण के, उनका कहना है कि जो प्रशासन है वो आपका व्यवस्थापिका यानी विधायिका में का भी अंग है, कार्यपालिका का भी पार्ट है और न्यायपालिका का भी पार्ट है। मतलब इन सभी क्षेत्रों में जो काम होते हैं वो सबके सब जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनका ये कहना है। इन जो दृष्टिकोण को मानने वाले जो भी आपके थिंकर्स हैं वो क्या कहते हैं कि तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में जो कार्य संपादित होते हैं वो सभी कार्य जो हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनके अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वो सभी क्रियाकलाप आते हैं जिनका प्रायोजन लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी को पूरा करने या उसे लागू करने में होता है।
इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के अगर कोई लोक नीति है उसको विधायिका बनाएगी तो भी लोक प्रशासन का कार्य है, कार्यपालिका उसे अगर लागू करती है तो वो भी लोक प्रशासन का एक क्षेत्र है, और न्यायपालिका जब उसको चेक करती है तो वो भी कहीं ना कहीं लोक प्रशासन का हिस्सा है। व्यापक दृष्टिकोण के लोग इस तरीके की बातों को समर्थन करते हैं। इसमें मुख्यतः कौन कौन लोग हैं? व्हाइट और निग्रो, FWF फ्लेक्स निग्रो और व्हाइट जो है इस विचारधारा के समर्थकों में शामिल है। ठीक है, देखिए जो ये बनाया गया नोट्स है पूरा उस फॉर्मेट में है कि आपके पास 300 शब्दों में अगर क्षेत्र पूछ ले तो आप 300 शब्दों में लिखने की स्थिति में रहो। ठीक, तो बनाए गए ज्यादा है लेकिन आप इसमें छाट सकते हो चीजों को। अब यहाँ पे 25 नाम और दे सकता था मैं, जितने भी लोग समर्थक सबका, लेकिन कोई मतलब नहीं है। उतना दिया गया है कि आपको बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े, क्षेत्र से आप क्षेत्र उठा के लिख दिए इस क्वेश्चन को, बात खत्म हो गई आपकी। बाकी हम लोग जब क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, जब क्वेश्चन लिखेंगे पुराने, तो उस पर बात करेंगे तो और स्पष्ट होंगे आप लोगों को चीजें। तीसरा दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण। क्या हो भाई, कलम क्यों नहीं काम कर रही? एक मिनट भाई, कलम कहाँ गई? संकुचित दृष्टिकोण ये क्या कहता है? देखिए, व्यापक के ठीक उल्टा है ये। इस दृष्टिकोण को मानने वाले विचारकों के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा, यानी जो कार्यपालिका है, मानते हैं इसके समर्थक की जो कार्यपालिका कार्य करती है वही बस लोक प्रशासन का क्षेत्र है, इसीलिए इसका नाम क्या है? संकुचित। इस दृष्टिकोण के समर्थक प्रशासन में संगठन के सभी कार्यों को सम्मिलित नहीं करते हैं। मतलब जो संगठन में सब काम होते हैं टोटल नीचे से लेके ऊपर तक के, वो कहते हैं नहीं, सब कुछ जो है लोक प्रशासन का क्षेत्र नहीं है, केवल वे उन्हीं कार्यों को सम्मिलित करते हैं जिनका संबंध प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट की विधियों से होता है। ठीक है, यानी कि जो मैनेजमेंट या आदेश देना या किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना, ये सब जो ऊपरी लेवल के काम है किसी संगठन के, इन लोगों को कहना है कि सिर्फ वही कार्य जो है लोक प्रशासन का क्षेत्र है। बाकी जो नीचे का कार्य है यानी कि क्लरिकल वर्क, वो प्रशासन का हिस्सा नहीं है या प्रशासन का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये सभी संगठन को सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसके जो समर्थक है कौन कौन है? हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक। इनका कहना है कि जो तकनीकी काम है, जैसे लूथर गुलिक ने आपने पोर्टस्कोप देखा, तो एक तरीके से पोर्टस्कोप क्या है? टोटल काम आप देखो कि टेक्निकल काम है किसी भी विभाग का। तो उन्होंने कहा सिर्फ टेक्निकल काम या प्रबंधन का जो काम है या जो हायर लेवल वर्क है मैनेजमेंट का, वही सिर्फ और सिर्फ संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, यानी कि लोक प्रशासन का क्षेत्र केवल और केवल उतना ही है। उसके बाद एक विचारधारा आती है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। ये क्या कहता है लोक प्रशासन के क्षेत्र के संदर्भ में? देखिए, इस दृष्टिकोण को आदर्शवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। इस दृष्टिकोण को मानने वाले राज्य और प्रशासन के बीच अंतर नहीं मानते। मतलब कहते हैं कि राज्य और प्रशासन दोनों एक ही चीज है। मतलब क्यों दोनों एक ही चीज है? क्योंकि उन दोनों का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण, मतलब जन कल्याण या लोगों की भलाई करना या लोगों के लिए ऐसी योजनाएं बनाना जो लोक कल्याणकारी प्रकृति की हो। तो इसमें जो इस दृष्टिकोण को मानते हैं वो कहते हैं कि इसमें हम राज्य यानी कि स्टेट यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट है और जो आपके प्रशासक हैं उनको एक मानते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का काम क्या है? अल्टीमेटली लोक कल्याण या जन सेवा। वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य तथा राज्य और प्रशासन दोनों ही लोक कल्याणकारी हैं तथा दोनों का लक्ष्य एक ही है, सबका जनहित। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मत को मानने वालों में कौन है? LD वाइट। LD वाइट इस मत को मानने वालों में से शामिल एक थिंकर है। ठीक, तो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहता है कि इसमें सब कुछ शामिल है, जितना भी राज्य है, प्रशासन है, उस सब जो है एक ही चीज है और सबका काम क्या है? लोक कल्याण। और इस बहुत व्यापक क्षेत्र है इसका मतलब, जिसका अल्टीमेट उद्देश्य है कल्याणकारी दृष्टिकोण। फिर आता है इसके बाद आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है लोक प्रशासन के क्षेत्र के संदर्भ में? इसमें आपके हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक ने विचारों को परंपरागत दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है। इसमें साइमन और गुलिक के विचारों को परंपरागत दृष्टिकोण की संज्ञा जाती है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन की संकीर्णता और अधूरेपन को दूर करके इस अधिक व्यापक और सामायिक बनाने का प्रयास किया। लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत नियंत्रण का अध्ययन भी आवश्यक है, जैसे संसद,
क्योंकि जब क्षेत्र में आप देखोगे तो उसके नियंत्रण कैसे होता है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप क्वेश्चन को खत्म, आपने पांचों क्षेत्र बता दिए, तो हमने बीच में एक दो लाइन निष्कर्ष से पहले आप जरूर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर खत्म किया अपना आधुनिक दृष्टिकोण और उसमें बता दिया। इसके बाद हमने देखा कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत नियंत्रण का अध्ययन भी आवश्यक है। नियंत्रण किस पर? शासन पर, प्रशासन पर, किसका? संसद का या मंत्रिमंडल का। तो कैसे कैसे नियंत्रण होता है शासन प्रशासन का, ये भी क्षेत्र में इसके अंतर्गत हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम अगर क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो उसका क्षेत्र कहां तक विस्तृत हमें जानना जरूरी है। अब अगर दो चार बातें ये लिखोगे तो आपको जरूर अच्छे नंबर मिलेंगे औरों की तुलना में। संसद तथा मंत्रिमंडल का बाह्य नियंत्रण, स्थानीय सरकार पर राज्य सरकारों का केंद्रीय नियंत्रण, सरकारी निगमों आदि सरकार आदि मंत्रियों का जो नियंत्रण है प्रशासन पर, वो सभी जो है अगर एक तरीके से देखा जाए तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जा सकता है। फिर आपने क्या किया, एक छोटा सा निष्कर्ष रूपी आंसर अपना बना दिया। उपयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे राज्य के कार्यक्षेत्र बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लोक प्रशासन का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही बात है, आप इसके क्षेत्रों को बांध नहीं सकते हो। वर्तमान में आपदा के काल में या जैसे जैसे नई चुनौतियां आ रही हैं, विनिवेश हो रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे मैं अभी आप लोग को एक लाइन बताऊंगा, बढ़ता जा रहा है। जनहित में किया जा रहा प्रत्येक कार्य लोक प्रशासन का क्षेत्र है। फिर भी लोक प्रशासन जैसे गतिशील और विकासशील विषय को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, अतः आज इसके व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना समय की मांग है। कहने का अर्थ है कि जितना भी कार्य, देखिए अब जैसे आप लोग देखेंगे कि कोरोना, अब इसमें आप जोड़ सकते हैं करंट कैसे अपडेट करेंगे, अभी तो मैं खैर वो तो ढंग से करवाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूं। कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना जैसी महामारी, कोविड-19 जैसी महामारी क्या हुई, पहली बार हम लोग को देखने को मिली, जिसमें इतने व्यापक तौर पर लॉकडाउन जैसी चीजों को लगाना पड़ा। तो ऐसे में क्या हुआ, प्रशासन फ्रंट लाइन पर लगा आया, जो कि प्रशासन के परंपरागत काम से इतर था, लेकिन वो क्या था, जन कल्याण का वो भी कार्य था, लोगों की जान बचाना, संक्रमण को फैलने से रोकना था। तो ये भी एक क्या हुआ, आपका लोक प्रशासन का क्षेत्र है। आपदाएं जो आ रही हैं, इसके साथ साथ क्या, जलवायु परिवर्तन, इस समय जलवायु परिवर्तन का मुद्दा तीव्र है। जैसे कि आपने देखा कि उत्तराखंड में क्या हुआ, ग्लेशियर फटा और बहुत तीव्र बाढ़ जो है आसपास के क्षेत्रों में आई। तो वहां पर क्या हुआ, प्रशासन ने तत्काल क्या कहते हैं कि चीजों को संभालना शुरू किया। आपने देखा होगा उसी टाइम पे उत्तर प्रदेश सरकार एक कैबिनेट की तरफ से भी एक जो है प्रेस रिलीज जारी हुई कि सभी जिलों के डीएम जो हैं, जो जहां जहां पर गंगा नदी बहती है वहां के डीएम जो है सतर्क रहें और देखें। तो ये क्या हुआ, एक प्रशासन का अत्याधुनिक जो है चरित्र आपको देखने को मिलता है, जो कि नित्य नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो ये भी एक प्रशासन का क्षेत्र है। तो इसके क्षेत्र को निश्चित सीमाओं में नहीं बांध सकते, लेकिन उत्तर को लिखने के लिए आपको 4-5 पॉइंट चाहिए। 4-5 मैंने हेडिंग उपलब्ध करा दी। उसके साथ साथ आप जब उत्तर लिखोगे तो इन चीजों को अपने उसमें उत्तर में आप शामिल कर सकते हो कि वर्तमान में प्रशासन के विस्तारित होता क्षेत्र, लोक प्रशासन का विस्तारित, अब ये चीजें आप जोड़ दीजिए। और खैर मेंस के टाइम पे और बहुत सारे करंट के इश्यूज होंगे, मैं जुड़ाऊंगा वहां पर। अभी मैंने उदाहरण के रूप में आपको सिर्फ बताया है कि आपदा जो उत्तराखंड में भी हाल में आई थी, कोरोना महामारी हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गया, और भी जो क्या कहते हैं कि जो सांप्रदायिक मामले या दंगे वगैरह होते रहते हैं, ये सब भी जो है प्रशासन के क्षेत्र का हिस्सा बनता जा रहा है। तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और आपदाओं पर नियंत्रण पाना और कुछ अचानक हुई घटनाक्रम पर नियंत्रण करना, ये भी सिर्फ जन कल्याण से इतर ये क्या है, बचाव का कार्य है, लेकिन ये भी प्रशासन का एक क्षेत्र का हिस्सा बनता जा रहा है। तो ये आपने देख लिया प्रशासन यानी लोक प्रशासन का क्षेत्र। ये 2 नंबर हैं। मैं छोटी छोटी यूनिट बनाऊंगा जानबूझ के, क्योंकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। धीरे धीरे आप लोग थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ जाएगी और बच्चे जुड़ जाएंगे तो क्लासेस लंबी लंबी लेने शुरू करेंगे। इस नंबर पर आप सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आए लोक प्रशासन को समझने में, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन कैसे लेना है, क्या फीस है, क्या प्रोसेस है, उस पर आप इस नंबर पर संपर्क करके आप पूरी प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो चलेंगे, आज यही रोकेंगे। हमने क्षेत्र देख लिया, हमने इससे पहले देखा अर्थ। अब हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे क्या, लोक प्रशासन का महत्व। तो महत्व को देखेंगे, फिर देखेंगे बढ़ता महत्व, और इसके साथ अन्य जो यूनिट्स हैं जिसमें इसमें नवीन लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रबंधन, लोक तथा निजी प्रशासन में अंतर, ये सारा जो है इसी यूनिट के अंतर्गत कवर किया जाएगा और कंप्लीट धीरे धीरे कराया जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लोक प्रशासन का महत्व। जैसे यूनिट पूरी होगी, पूरी यूनिट की पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेना। मैं इसको पीपीटी रूप में भी ला सकता हूं, लेकिन तब आप लोगों को क्या बहुत सारा प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। ऐसे क्या है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कीजिए, इन नंबरों पर, और आप जो है जुड़िए हमसे। और आपका लोक प्रशासन में 250 नंबर कैसे गेन करें, 250 प्लस, इस पर भी हम लोग एक जिस दिन लाइव क्लास लेकर चर्चा करेंगे, वैसे बता चुका हूं मैं। साथ में आपको लोक प्रशासन के लिए कैसे काम करना है, हम लोग क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर लेकर आएंगे। साथ में मेंस के टाइम पे टेस्ट सीरीज भी चलेगी पबैट की, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। क्रमबद्ध तरीके से चलते रहिए। हम लोगों ने क्लासेस जो शुरुआत की है, मेरा टारगेट है कि 15 मई 2021 तक क्या करेंगे, हम लोग पेपर 1 को खत्म करा देंगे। फिर बैच को थोड़ी दिन के लिए रोकेंगे, और 13 जून को आप लोग का पीसीएस का प्रीलिम्स है, उसको देने के बाद 15 से 20 जून 2021 से दोबारा इसका बैच शुरू कर देंगे, जिसमें पेपर 2 को हम लोग लेके चलेंगे। पेपर 2 बहुत काम का पेपर है आपके, और आपके जीएस मेंस में भी काम बहुत आता है। तो फिर इसको शुरू करेंगे 15 जून, 20 जून से 20 जुलाई, 20 अगस्त, यानी 30 अगस्त तक हम लोग जो है पूरा सिलेबस अपना खत्म कर देंगे। ठीक, तो जुड़े रहिए आप लोग। ये 2 नंबर हैं, इस पे आप संपर्क करके एडमिशन रिलेटेड और सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप उससे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।